पुरानी थकान, सांस फूलना, दर्द और याददाश्त, सोचने में परेशानी। पेशेंट कभी कभी क्या होता है ये सब यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान आना, और काफी चीजें उसको समझ नहीं आती, वो समझ नहीं पाता कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कौन के पास हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। इसको लेके वो बहुत पैनिक करने लगता है, तो सांस भी उसको, जिसमें वो समझ नहीं पाता पर उसको लगता है कि मेरी सांस फूल रही है, दर्द हो रहा है मुझे। और कभी कभी क्या होता है, हम जब बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हमें डिमेंशिया, स्यूडो डिमेंशिया बोलते हैं, नॉट डिमेंशिया। स्यूडो डिमेंशिया मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए आप चीजें भूल जाते हैं। जैसे आप बात करते करते भूल जाएंगे कि आपको कहना क्या था, आप क्या कहने वाले थे, या फिर कुछ चीजें रख के आप भूल जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप पूरी तरह से भूल जाएंगे। थोड़ी देर बाद आपको, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो इसको हम स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं साइकोलॉजी के उसमें। तो ये सब परेशानियां आती हैं। नकारात्मक धारणा, समाज में इसे मृत्युदंड के रूप में देखना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो हमारा समाज है, अभी अवेयरनेस की कमी के कारण समाज के जो लोग हैं वो काफी अलग अलग तरीके के कमेंट्स करते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। उनको लगता है ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिनसे अगर मैं बातचीत करूंगा तो मुझे भी हो जाएगा, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया इसी वजह से ये ऐसा इनके साथ हुआ है। ऐसी बहुत कॉमन चीजें हैं जो पेशेंट के साथ मैंने देखने को यहाँ पे मिलता है मुझे। अक्सर पेशेंट इस तरह की बातें करते हैं आके कि मैडम, अगल बगल के लोग हमसे बात नहीं करते, वो हमसे मिलना नहीं चाहते। तो मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों है, तो वो कहते हैं कि उनको लगता है कि हमें ये बीमारी हो गई है, कहीं उनको ना हो जाए ये बीमारी। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ये बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये बस आपकी वजह से किसी को ऐसी बीमारी फैलती नहीं है। ये बीमारी जिसको होनी है हो जाती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हमारा खान पान, सब चीजें ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से हम काफी हद तक ये बीमारियां बढ़ रही हैं। बट ये बीमारी किसी के थ्रू किसी को नहीं फैलती है। आर्थिक बोझ, इलाज का खर्च, आने जाने का खर्च और नौकरी छूटने का डर। सबसे ज्यादा पेशेंट मैंने देखा है इस बात से घबराते हैं कि मैडम ये ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है हमारे आने जाने का। क्योंकि काफी पेशेंट जो हमारे इधर आते हैं वो यूपी बिहार से हैं। तो यूपी बिहार मतलब यूपी तो बहुत बड़ा है, काफी अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, बिहार से भी अलग अलग जिलों से लोग आते हैं। तो आने जाने का उनका कन्वेंस का प्रॉब्लम है कि हम कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, आने जाने का खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ लोग जो नौकरी करते हैं, अगर वो सर्वाइवर हैं तो उनको लगता है कि इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा और मेरी क्या कहते हैं कि सर नौकरी चली जाएगी। या फिर जो उनके साथ वाले हैं, इट मीन्स कि पेशेंट के साथ वाले जो लोग हैं, उनके केयर टेकर, उनको भी नौकरी जाने का खतरा रहता है कि मैं बहुत छुट्टी, बहुत आना जाना होगा तो मेरी नौकरी। इवन कुछ सपोर्टिव पेशेंट भी हैं और सपोर्टिव केयर टेकर भी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम और चीजें करके पेशेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं इन इन चीजों में यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, जैसे इलाज का खर्चों के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप एक्सप्लोर करें। जैसे फंडिंग, आयुष्मान कार्ड हो गया, बहुत सारे फंड से हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ केवट जी हैं, केवट है और नेविगेटर भी हैं जो आपको इस मामले में आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कौन सा तरीका करें कि आपको फंडिंग का थोड़ा सा इजी हो जाए। और आने जाने के लिए तो साथ ट्रेन में भी, ट्रेन का है कि ट्रेन आपको कुछ कंसेशन वगैरह मिल जाती है तो वो हो सकता है। और थर्ड है कि नौकरी, तो हम उसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौकरी छूटने से क्या होता है, सिर्फ एक लोगों की नौकरी नहीं जाती, एक व्यक्ति के खर्चे पे पूरा परिवार टिका होता है। तो उस व्यक्ति की अगर नौकरी जाती है तो एक पेशेंट का जो देखभाल है उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, साथ में उनके जो परिवार में जो खर्चे हैं वो बहुत बर्डन के रूप में हो जाएगा। तो इसमें हम कहते हैं कि आप एक्सप्लोर करें, आसपास में कोई जॉब देख लें, वर्क फ्रॉम होम देख लें, बहुत सारी चीजें हैं, छोटे मोटे बिजनेस आप देख लें जिसकी वजह से आपको थोड़ा इजी हो जाए। तो इस तरह से चीजें हम उनको बताते हैं। मनोसामाजिक देखभाल के मुख्य घटक। नेक्स्ट, तनाव की जांच। जैसा कि आप, मैंने बताया पहले ही कि हर किसी की लाइफ में डिस्ट्रेस है, एंजाइटी है,
डिप्रेशन भी है। मुझे तो नहीं लगता कोई कोई सिंगल पर्सन भी इससे बच पाया। वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके की एंजाइटी होती है। बस जो कैंसर पेशेंट है उनका अलग लेवल का होता है। तो स्क्रीनिंग तो सब में होती है, बट हमारे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आते हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है कि उनको कितना स्ट्रेस तो है, बट डिप्रेशन तो है, पर कितना है। आफ्टर स्क्रीनिंग पता चलता है उनका असेसमेंट के बाद पर्टिकुलर किस फील्ड में उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो देख के उनके जरूरतों के अकॉर्डिंग हम उनको काउंसिल करते हैं। मनोशिक्षा साइको एडुकेशन, रोगी को उसकी स्थिति के बारे में सही जानकारी देकर डर कम करना। जैसा कि मैंने अभी एक बार और साइको एडुकेशन का चर्चा किया, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को पता नहीं है, पेशेंट गांव से आ रहा है, उसको नहीं पता कि उसकी क्या स्थिति है और वो क्या होगा उसका प्रोग्नोसिस। तो इसमें हम पेशेंट की करंट स्थिति क्या है और उसको मतलब सही जानकारी देना और उसके बाद उसके डर को कम करना, इसमें भी हेल्प करते हैं। परामर्श थेरेपी, जो उनके नेगेटिव विचार होते हैं, डर होते हैं, प्रतिबंधित करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी का और साइकोथेरेपी और बहुत सारे थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ये सब दे के उनको हम हेल्प करते हैं। सहायक उपशामक देखभाल, पैलेटिव केयर, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को पेन भी है, मान के चलिए पैलेटिव केयर के लिए है, तो उसमें भी हम उनको काउंसिल करते हैं। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेषज्ञों की टीम का सहयोग के लिए बोलते हैं। हमारे यहाँ एक पैलेटिव केयर टीम है, हम उनको गाइड करते हैं कि आप वहां जाएं, उनसे मिलें और चीजें और बेटर हो सकती है आपके ट्रीटमेंट। पीयर सपोर्ट, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स, इनके लिए समान अनुभव वाले अन्य लोगों के साथ जुड़कर अकेलापन कम करना। जैसा कि अभी एक हम जिस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं और इससे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के पेशेंट अपने लिए सही नॉलेज, और जब सही नॉलेज मिलेगा तो उसे काफी कुछ करेक्ट करने को ऑप्शन मिलेगा। मतलब वो काफी कुछ करेक्ट कर सकता है कि वो क्या सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, क्या चीजें होती हैं नहीं होती हैं, उसके लिए प्रॉपर जानकारी उसको मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म से। और इस प्लेटफॉर्म पे एक जैसे सभी लोग हैं, तो पेशेंट को नहीं लगता कि जैसे एक जगह हमने कहा कि पेशेंट बार्गेन फेज में आता है कि मुझे ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, तो वो चीजें उसको कम लगता है कि नहीं नहीं मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी सरवाइव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रोल मॉडल भी, हम कभी कभी पेशेंट को कुछ रोल मॉडल्स के बारे में बताते हैं कि देखिए वो इस स्टेज के थे और उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी के साथ ट्रीटमेंट किया और वो काफी हद तक अभी रिकवर कर चुके हैं और बहुत अच्छे से अपने डेली रूटीन में वापस आ चुके हैं। तो इस तरह की चीजों को हम पेशेंट को बताते हैं। नेक्स्ट है कलंक और भावनाओं को प्रबंधन में भूमिका। कलंक से लड़ने का कौशल, रोगियों को अपराध बोध और शर्म की भावनाओं को बदलने में मदद करना। जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में मैंने चर्चा किया था कि पेशेंट को गिल्ट फील होता है, तो हम गिल्ट को डिडक्शन के लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं। भावनाओं का सामान्य मानना, स्पष्ट करना कि कैंसर के दौरान चिंता उदासी महसूस करना सामान्य है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट हमारे पास आता है हम रैपो बिल्ड करते हैं, तो ही हम पेशेंट को क्लियर करते हैं कि हम आपको जज नहीं करते हैं, इवन आप जो फील कर रहे हैं वो एकदम नॉर्मल है। कोई भी आपकी जगह जो आप सोच रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो आपके मन में चल रहा है, वो बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है, वो सभी ऐसे ही सोच सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना फील करें कि मैं कुछ अलग हूं, कुछ अलग सोच रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अस्तित्वगत संकट, मृत्यु और जीवन के अर्थ से जुड़े गहरे मानसिक संघर्षों का सुलझाना। पेशेंट को हमेशा कहीं ना कहीं आप जितना भी बोल दो, जितना भी कह लो, उनके मन में कहीं ना कहीं एंजाइटी, डेथ एंजाइटी रहती है कि मैं शायद भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, कुछ हो जाएगा, मैं कैसे क्या करूंगा। तो वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनकी लाइफ में, तो उनको एक एक करके सुनना और उनके अर्थ को समझना और उनसे जुड़ी समस्याओं को निदान करने में पेशेंट की हेल्प करना, ये सब हम करते हैं। मुकाबला करने की तकनीक, कोपिंग मैकेनिज्म भी हम पेशेंट को सिखाते हैं और बताते हैं कि नहीं आप अकेले नहीं हैं, आप इन सब चीजों से निकल सकते हैं। अनिश्चितता और मृत्यु के डर का
सामना करने की तरीकों को सिखाना। नेक्स्ट, परिवार और सामाजिक समर्थन की भूमिका। तो इसमें एक पॉइंट है पारिवारिक हस्तक्षेप। तो पारिवारिक हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हम डॉक्टर्स के साथ या काउंसलर्स के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ एक लिमिटेड टाइम के लिए रहते हो, मैक्सिमम टाइम आप अपनों के साथ रहते हो, तो अपनों का सहयोग बहुत जरूरी है आपके देखभाल में। तो देखभाल करने वालों के लिए केवर्स गिवर्स को शामिल करना, उन ताकि आपसी संवाद सुधर सके, उनका मस्तिष्क बोझ कम हो सके। जैसे क्या होता है, हम पेशेंट के साथ उनके जो केयर गिवर्स हैं हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, या फिर हमें कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही है या पेशेंट को फैमिली के किसी बात से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम उनके घर वालों से भी बात करते हैं, फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। सामाजिक अलगाव को दूर करना। जैसे कि बीमारी की वजह से क्या होता है, हमारे गांव के जो लोग हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से एक रूढ़ियों से बंद आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट करते हैं। तो हम पेशेंट को सामुदायिक संस्थानों, संसाधनों और सहायता समूहों से जोड़ना। तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, पेशेंट को उनसे कनेक्ट करते हैं, ताकि वो एकदम डिस्कनेक्ट फील ना करे, अपने आप को अकेला फील ना करे। बेहतर संवाद। नेक्स्ट टॉपिक, डॉक्टर और रोगी के बीच बातचीत का बढ़ावा देना, ताकि रोगी अपने डर को खुलकर साझा कर सके। हम उनको इतना कंफर्ट फील कराते हैं पेशेंट को, ताकि वो अपने मन की बातें आराम से डॉक्टर को कह सके, अपने परेशानियों को, अपने तकलीफों को, अपने मन के डर को खुल के जब वो कहते हैं तभी हम उनको सुनते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में उनकी मदद करते हैं। जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उपाय। मन शरीर तकनीकी, जिसमें माइंडफुलनेस आता है, MBSR, योग, ताइची के जरिए मानसिक संतुलन बनाना। पेशेंट को हम आते हैं तो उनको बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं, तो हम पहले तो उनको माइंडफुलनेस कराते हैं। माइंडफुलनेस हो गया, योगा मेडिटेशन के बारे में बताते हैं कि आप इन सब चीजों को करके अपनी लाइफ को थोड़ा इजी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ग्राउंडिंग टेक्निक्स, ये सारे टेक्निक्स को हम बताते हैं। व्यायाम कार्यक्रम, नियमित शारीरिक गतिविधि से चिंता कम होती है और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। तो हम पेशेंट को इस बताते हैं कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठे, क्योंकि अब वो पेशेंट है तो उनको सिर्फ अपने आप को पेशेंट नहीं समझना है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एक फेज है, जो कि अच्छे से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप काफी हद तक बढ़िया रिजल्ट कर सकते हैं। तो आप अपने आप को पेशेंट ना समझें, सुबह उठे, एक एक चार्ट बनाएं और रेगुलर आप अपना एक्सरसाइज पे फोकस करें, वॉकिंग करें, जो हमारे यहाँ एक्सरसाइज बताई जाती है हॉस्पिटल में उसको कंटिन्यू करें। उससे आपको काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य में सुधरने का हेल्प मिलता है। और अपने आप को बिजी रखें। व्यवहार संबंधित कोचिंग देते हैं, धूम्रपान छोड़ने में मदद, जीवन शैली में बदलाव और पोषण संबंधित सलाह। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में डाइटिशियन भी है, तो हम उनको गाइड करते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ भी खाने पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको कोई भी असुविधा है, तो हम उनको बताते हैं कि आप डाइटिशियन से मिलें और अपनी चीजें वहां बताएं, वो आपको बेस्ट डाइट का चार्ट बना के देंगे, जिससे आपको खाने पीने का सही ज्ञान हो सकेगा और आपको काफी हेल्प मिलेगा। टेलीमेडिसिन, परामर्श और शिक्षा के लिए ऑनलाइन एप्स का उपयोग करना। हमारे हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, जिसको हम पेशेंट को बताते हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर है ड्यूरिंग कीमो, या फिर आपको कोई असुविधा हो रही है ट्रीटमेंट को लेके, तो आप उस टाइम पे इनको कॉल करें 9 to 5 और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, जिससे वो आपकी उचित हेल्प कर सके। इस तरह की चीजों को भी हम गाइड करते हैं। नेक्स्ट, मनोसामाजिक देखभाल के मार्ग में बाधाएं। पहचान की कमी, लगभग 68% रोगियों में डॉक्टर मानसिक तनाव की पहचान करने में विफल रहते हैं। जैसा कि मैं बार बार कहती आई हूँ कि हमारे समाज में अभी भी कई धारणाएं ऐसे हैं
कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे या साइकाट्रिस्ट से मिलेंगे तो आपको लोग पागल कहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हम ऐसा कभी किसी को जज नहीं करते। इवन ये गलत है, ये डेफिनेशन ही टोटल गलत है। हमें मिलना चाहिए। अगर हम हमारे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर मौका मिले तो मैं हर अल्टरनेट डेज पे किसी अच्छे काउंसलर से मिलना चाहूंगी। आप एक बार अपने किसी अच्छे काउंसलर से मिलें, आपको बहुत लाइट फील होगा, बहुत हल्का महसूस होगा, मानसिक तनाव आपका कम होगा। लेकिन आप जो भी कह लें, हम यूपी बिहार के पेशेंट या हम लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। हमें लगता है कि हमें डॉक्टर ने बोला है कि यू नीड काउंसलिंग, तो हमें डॉक्टर ने गलत जज कर लिया है। इस वजह से 68% रोगियों में जो तनाव की पहचान है वो आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। जागरूकता का अभाव, रोगियों को पता ही नहीं है कि ऐसी सेवाएं भी उपलब्ध है। जैसा कि हम यहाँ भी देख पाते हैं कि पेशेंट को लगता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, हम डॉक्टर से मिलेंगे, ट्रीटमेंट लिखवाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे और अपने घर जाएंगे। पर मेरा मानना है, अगर आप उसी ट्रीटमेंट के साथ आप साइकोलॉजिस्ट से मिलें, आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, उनसे बात करें, तो आप देखेंगे जो आपकी मेडिसिन है वो काफी हद तक अच्छा इफेक्ट करेगा। आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी बहुत अच्छा बनाएगा। और समय की कमी, नियमित चेकअप के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा के लिए कम समय मिलना। अ, जैसा कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी सुविधाएं हॉस्पिटल में हैं और हमें लेनी चाहिए, और पेशेंट दूर से आ रहा है, तो पेशेंट के पास समय भी नहीं होता है कि उनको लगता है कि हम ट्रीटमेंट लें और हम घर जाएं, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं ट्रेन छूट जाएगा, मैं घर नहीं जा पाऊंगा। इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीजें मिस हो जाती हैं। सांस्कृतिक झिझक, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में शर्म या डर महसूस करना, ये बहुत कॉमन है। ये मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये बहुत आराम से लोग अपनी बातें कह दें, समझ दें, क्योंकि हम सब जो कॉमन पर्सन है जज करते हैं। तो पेशेंट भी सोचते हैं या एज अ पर्सन कोई भी सोचता है कि अगर हम अपनी बातें या भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सबसे सेफ और कॉन्फिडेंशियल एरिया होता है जहां आप अपनी मन की बात हमसे कह सकते हैं, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होने के साथ साथ हम आपको काउंसलिंग करते हैं। आपको हम जज नहीं करते और ना ही आपको कोई शब्द फील करवाते हैं। देखभाल में सुधार के लिए सिफारिशें, नियमित स्क्रीनिंग, हर अस्पताल में विजिट पर अनिवार्य रूप से मानसिक तनाव की जांच हो। नियमित जब आप एवरी 15 डेज पे आए ट्रीटमेंट के लिए, तो अपने डॉक्टर से बोल के अपॉइंटमेंट ले या जैसे भी करके आप एक बार अपने हॉस्पिटल में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एकीकृत मॉडल, कैंसर क्लिनिक में ही मनोवैज्ञानिक की उपलब्धता सुनिश्चित, विशेष प्रशिक्षण, डॉक्टरों और नर्सों को मनोसामाजिक तनाव को पहचानने का प्रशिक्षण देना। कलंक मुक्त भाषा, रोगियों के साथ मेरा सम्मानजनक कोई सवाल है मेरा। रोगियों के साथ सम्मानजनक और सहानुभूति भाषा का उपयोग करना। अगर हम ऐसा हमने बहुत बार देखा है, मैं नाम और ये सब डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं देखती हूँ कि जेराटिक के जो पेशेंट हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, वो काफी बार कंप्लेन करते हैं कि मैडम, हम इससे अच्छा कि इतना प्रॉब्लम में है, इससे अच्छा कि हम ना रहें, हम मर जाएं, क्योंकि हमारे जो घर वाले हैं वो हमें बोझ समझते हैं। वो हमें कभी कभी ट्रीट करते करते मिस वर्ड यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। एक तो परेशान है वो व्यक्ति जो एक बीमारी से लड़ रहा है, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के साथ परेशान है, शारीरिक बीमारियों के साथ, मानसिक, तमाम तरह के मानसिक प्रॉब्लम के साथ वो लड़ रहा है। उससे आप प्लीज, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब बहुत प्यार से सुने उनको, बहुत प्यार से समझे, और एक सहानुभूति के साथ, एक प्यार के साथ उनको डील करें। उनको प्यार की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट।
निष्कर्ष, कंक्लूजन पे हम आएंगे। मनोसामाजिक देखभाल फेफड़ों के कैंसर के इलाज का एक अनिवार्य हिस्सा है, वैकल्पिक नहीं है। हाँ, तो मैं इस पे आपको बताना चाहूंगी, जैसे हमारे यहाँ पेशेंट क्या, मैक्सिमम जगह लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पेशेंट को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा मेन टारगेट है हमें हॉस्पिटल आना है, डॉक्टर से मिलना है, अपने सारी चीजों पे काम करना है। बट ये सर बात ही तो करते हैं, ये करते क्या है, ये मेरा टाइम वेस्ट होगा और मुझे ट्रीटमेंट लेके घर जाना है, ये मैंने काफी देखा है यहाँ पे। तो प्लीज ये कोई ऑप्शनल नहीं है, इसको आप एक अनिवार्य समझ के चलें कि मुझे जिस तरह से कीमो लेना है, जिस तरह से बीमारियों का इलाज लेना है और चीजें डॉक्टर को देखना है, मिलना है, उसी तरह से आप अपने मानसिक देखभाल के लिए साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। मानसिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के से शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सीधा सुधार होता है। रोगियों को बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए निरंतर समर्थन आवश्यक है। जैसे कि बीमार पेशेंट को उनकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए और उनको हैप्पी मतलब हैप्पीएस्ट रखने के लिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें से कोई भी चीज ऑप्शनल नहीं है, ये हम सबको समझना होगा। नेक्स्ट, थैंक यू। मेरी तरफ से पूरा हुआ। आपको कोई अगर क्वेश्चन करना है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जायसवाल, आपने बहुत अच्छे से बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुनने वालों को उससे फायदा हुआ होगा, समझे होंगे। आप लोग का कोई सवाल अगर मैम के टॉपिक से रिलेटेड है, जो साइको सोशल सब्जेक्ट पे उन्होंने बोला, तो मैडम से आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर हम अगले फेज की ओर जाएंगे। क्या नाम, प्रभा जी, है क्या कोई सवाल चैट पे जो मैम से रिलेटेड हो? मैम से लेट मी। रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं दिख रहा है। आ, सब डॉक्टर अमीर के लिए ही सवाल है बाकी। अ, हाँ, सो लेकिन मैम मैम से थैंक यू। हाँ, आप पूछ सकते हैं कुछ, प्रभात जी, आप बोलो। हाँ, मैम से एक सवाल मेरा था। मतलब हम जब ये कर रहे थे तो दो चीज आया था कि एक सीबीटी थेरेपी क्या है मैम, और डिस्ट्रेस स्क्रीनिंग क्या है। ये कभी जब मैं था वहां पे तो इस चीज का मुझे आया हुआ था, तो उस टाइम मैं उसको नहीं समझ पाया था, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे कि डिस्ट्रेस स्कैनिंग की बात करें तो सर हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे स्केल्स होते हैं। डिप्रेशन असेसमेंट स्केल, जैसे कि हम पेशेंट पे बहुत अलग अलग तरह के मानसिक रोग से रिलेटेड स्केल होते हैं जो क्वेश्चनर के रूप में होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट से हम करते हैं आफ्टर रैपो, और उसको एनालिसिस के बाद जो एक नंबर आता है उस नंबर के बिहाफ पे हम देखते हैं कि पेशेंट को कितना स्ट्रेस है, कितना, जैसे हम बीपी करते हैं, एक बीपी को नापने के लिए मशीन का यूज करते हैं और हम देखते हैं कि इतना बीपी है पेशेंट का या इतना शुगर है, असेस करते हैं। सेम लाइक दैट एक क्वेश्चनर होता है, मल्टीपल अलग अलग जो कि वैलिडेशन होता है प्रॉपर तरीके का, वो उस क्वेश्चनर को यूज करके पेशेंट का हम स्कैनिंग करके पता करते हैं कि किस लेवल का उनको स्ट्रेस या एंजाइटी या क्या है और नहीं है। उसको असेसमेंट करने के बाद सर हम उनको थेरेपी देते हैं कि कौन सी थेरेपी उन पे जाएगी। सेकंड क्वेश्चन था सर सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव मतलब हमारे दिमाग में, कॉग्निशन में जो गलत धारणाएं आ जाती हैं, गलत चीजें आ जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स, लाइक सपोज कि आपने कहीं से छोटे छोटे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए हैं जो टोटली, अगर हमारे, जैसे कि हम पेशेंट को डील करते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं सर। जैसे कि मैं, पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ कहते हैं कि फला व्यक्ति कह रहे थे मैडम कैंसर हो जाता है तो जिंदगी अब खत्म हो जाती है,
तो ऐसा है क्या? अब बहुत सब रोने लगते हैं, बहुत चीजें हो जाती हैं, नहीं मैडम कैंसर हो गया है तो हमारे गांव वाले हमसे बात नहीं करते। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये उनके कहीं ना कहीं चीजें गलत विचार हैं। तो इन विचारों को हम पॉजिटिव तरीके से चेंज करते हैं आफ्टर ड्यूरिंग सेशन। तो इसको कहते हैं सर सीबीटी, कॉग्निटिव थैंक यू मैम, बिहेवियर। आपने अच्छे से बताया। एक सवाल ऐसा है जो शायद आपके भी अम्ब्रेला में आएगा, कि एक गिरजेश सिंह का है। वो बोल रहे हैं कि कीमो और इम्यूनोथेरेपी वर्क नहीं कर रही है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो अगर इस, ऑब्वियसली ये एक मेडिकल स्टेज है, लेकिन इस स्टेज पे अगर कोई काउंसलिंग के लिए आपके पास आ रहा है, तो आप क्या सलाह देंगे उन्हें? सर मैं जैसा कि बता पाऊंगी कि ये मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इनको एक ही गाइड कर पाऊंगी कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे ये चीजें डिस्कस करें, वो बेटर दे पाएंगे नॉलेज। क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देना भी एक गलत चीज है। तो मैं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है नहीं कि मैं उनको मेडिकल टर्म्स के बारे में बता पाऊं। हाँ, तो मेरा सवाल ये था मैं कि उनको गाइड कर ऑब्वियसली पाऊंगी वो मैं। मेडिकल है, लेकिन एक साइको सोशल लेवल पे आप क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? उन्हें पहले तो मैं काउंसलिंग के लेवल पे बोलूंगी क्या बोलेंगे? वो पेशेंट, मतलब मैं बोलूंगी आपको कैसे पता वर्क नहीं कर रहा है? तो सबसे बड़ा, आपको कैसे पता? क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं नहीं, आपने तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी पढ़ी नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो तब पता चलेगा जब स्कैनिंग होगी। तो प्रॉपर आप अपने डॉक्टर से मिले, स्कैनिंग करवाएं, डॉक्टर से बोलेंगे तो वो स्कैनिंग के लिए बोलेंगे। बहुत सारे स्कैनिंग जैसे कि एमआरआई वगैरह सर कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वर्क कर रही है कि नहीं। आपको कैसे पता कि कर रही है कि नहीं? ये चीजें मैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू उनको काउंसिल करूंगी। सो थैंक यू एक सो एक मच मैम। मुझे लग एक रहा है डॉक्टर एक अमित आ गए हैं, प्रभात। सो हाँ आई हाँ। थिंक यू शुड मूव टुवर्ड्स दैट। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सर। प्रेजेंस एंड आपने जो भी कुछ बोला, हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी आपसे फिर मिलें, थोड़ा और चर्चा करें इस पे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि जो सुनने वालों को काफी राहत हुई होगी। इसी प्रभात, आप माइक ले सकते हैं और क्वेश्चंस दे सकते हैं डॉक्टर अमित को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार डॉक्टर अमित का, जो अपने कीमती समय देके हम लोगों के बीच में है अभी यहाँ उपस्थित। और अंबर इससे पहले बहुत अच्छे से मैम से सभी सवाल और जितने भी मैम ने अभी हमें बताया है साइकोथेरेपी के बारे में, वो जरूर ही सभी के लिए फायदेमंद होगा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित। और डॉक्टर अमित, आपके लिए कुछ सवाल हैं जो कि मैं लेना स्टार्ट कर। हाँ, सवाल आप एक हाँ एक सवाल है। टीएमएच के ही आईडी है 11E 2024 1664। लंग कैंसर विथ मेटास्टेटिस है। पेशेंट नाम कंचन कुंदू, एज 68 प्लस है। ये अंडर ट्रीटमेंट है जनवरी 2024। प्रभात जी, करेंट एक सेकंड। मैडम, मिस जायसवाल, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे एंड सी आर प्रोसेसिंग, बट इफ यू वांट टू ड्रॉप द मीटिंग यू कैन प्लीज। हाँ मैं लूँ। हाँ, तो उनका मतलब करंट ड्रग्स उनका चल रहा है पेमेट्रोरिक्स 30 साइकिल्स, पेमरोलाइजिम 24 साइकिल्स, एंड कार्बोप्लेटिन 6 साइकिल्स। इनका कहना है कि आवर treating doctors has recommended a biopsy with Guardant 360 test since there has been progression in lung massage. Query है इनका, is there any parallel test to Guardant 360 test, which is very costly, on which we may depend to get the full gene profile test? या डेफिनेटली, सो आपका डिजीज प्रोग्रेस हो रहा होगा, इसलिए रिपीट बायोप्सी और इंजेस्टर्स के लिए एडवाइस किया गया है।
ये एनजीएस ऑब्वियस गार्डेन जो है वो एक वेल अप्रूव्ड है इंटरनेशनली, इसलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ भेजा जाता है। बट ऑब्वियस बहुत कम ही लोग या रेयर ही हम वैसा भेजते हैं। आप इंडिया में किसी भी लैब में ये टेस्ट रिपीट करके देख सकते हैं, जिनका कॉस्ट उससे बहुत कम, 1/4 कॉस्ट पे हो जाएगा। तो आप बात कर सकते हैं ओपीडी में, वो कहीं भी मतलब, या तो इन हाउस टाटा में जो होता है वो बहुत लिमिटेड पैनल है, बट जो बाहर जा रहे हैं मेडजिनोम या फोर बेस केयर या अदर लैब्स में, वो आपको वहीं से भेज दिया जाएगा, जिसका कॉस्ट से कि समथिंग अराउंड 60 to 1 लाख के बीच में आएगा। आप एक बार ओपीडी में बात कर लीजिए, वो आपको वहीं भेज देंगे। सो आपने बताया होगा कि अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आपको ऑप्शन भी दिया गया होगा, ऐसा नहीं है। सो हर रेंज में अवेलेबल है। जो बेस्ट है ऑब्वियसली पहले ऑफर बता दिया जाता है, बट स्टिल अदर टेस्ट इक्विवेलेंटली गुड है, वो भी आप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, विशाल जी का। वो लिखते हैं कि आई एम NSCLC अल्क प्लस, देर आर टू नोडल्स ऑफ स्मॉलर देन 3 centimeter in left lung and small noodles in the same lung. I am currently on lorlatinib 100 mg. In case if the noodles go small, it is okay to do a surgery. अगर जो दो नॉड्यूल है बहुत छोटे हैं आपके, दैट्स गुड। और लॉलाटिनिब अच्छा काम करता ही है, डेफिनेटली इससे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। सर्जरी करना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा। सो अगर आपकी बीमारी कंटिन्यू छोटी होते जा रही है, और ये हम कहेंगे 6 महीने तक 2 या 3 स्कैन में भी बीमारी एक बार लिमिटेड कम होके एक जगह पे रुक गई है, तो फिर हम सर्जन से डिस्कस किया जा सकता है डेफिनेटली सर्जरी करने के लिए, क्योंकि उस समय हम फिर कह सकते हैं कि कम्प्लीटली क्यूरेटिव मोड पे हम जा सकते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसा ट्रीटमेंट इंटेंट अभी के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि मल्टीपल नोड्यूल्स थे लंग के, तो अभी एडवांस डिजीज की तरह ही से ट्रीट किया जा रहा है। बट कुछ समय के बाद जब हमें ऐसा लगेगा कि बीमारी बहुत अच्छा कंट्रोल है और बस एक दो नोड्यूल जैसा आपने बताया वहीं तक स्थिर है, तो डेफिनेटली सर्जिकल ओपिनियन उस समय लिया जा सकता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है महेश जी का क्वेश्चन है। वो लिखते हैं कि FGFR3 मोटेशन का कोई टारगेट मेडिसिन है क्या? FGFR 1 और 2 के लिए तो है, 3 के लिए बहुत इफेक्टिवली हम नहीं कह सकते कि FGFR 3 के लिए भी कोई टारगेटेड मेडिसिन मिलेगा। बट अभी आपका जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो आप कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद कुछ जो नेक्स्ट ड्रग है उसके बाद फिर हम प्लान किया जा सकता है। बट हाँ, डेफिनेटली FGFR 3 के लिए टारगेटेड थेरेपी राइट नाउ अभी नहीं है कोई भी। कोई अगर इस तरह का रिसर्च में भी आता है तो वी विल गेट बैक। अडाफेटिनिब जो ड्रग है वो थोड़ा सा रिस्पांस दे रही है। एंड अडाफेटिनिब का से इसका इंडियन वर्जन भी एक लॉन्च हो रहा है, तो जेनरिक अडाफेटिनिब का मैटको ने लॉन्च किया है। एक बार आप अपने ओपीडी में मिल लीजिएगा, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अडाफेटिनिब के लिए एक बार प्लान किया जा सकता है, बट ये तभी जब आपका इनिशियल लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, तब उसके बाद अडाफेटिनिब दे सकते हैं। क्योंकि लंग कैंसर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल नहीं है, ब्लैडर कैंसर में ट्राई किया गया है जिसमें उसमें थोड़ा रिस्पॉन्स देखा गया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर अब्दुल अजीज जी का है। वो लिखते हैं कि डियर, ये TMH CV 20505 इनका पेशेंट नंबर है। लिखते हैं कि ओनली एक बार खांसी के साथ थोड़ा ब्लड आया, उस टाइम फूड और पानी पीने का टाइम ऐड खांसी हुई तो मेरा राइट चेस्ट में दर्द दर्द हुआ था। अभी नहीं, बट चेस्ट के अंदर एरिया कंजस्टेड लग रहा है। रिस्पेरेटरी मेडिसिन, डॉक्टर डॉक्टर एंटीबायोटिक टैब सेफेरॉक्सिम 500 टू पर डे लेने के लिए दिया, 14 डेज के लिए स्टार्ट कर दिया, प्लीज एडवाइस। नहीं, ठीक है। अगर निमोनिया लग रहा है तो उस कंडीशन में बेटर है कि आप पहले एंटीबायोटिक का एक कोर्स पूरा कर लीजिए।
अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर स्कैन एक बार रिपीट करके देखना होगा, और अगर डिजीज लग रहा है तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत होगी। बट इतनी जल्दी ट्रीटमेंट डिजीज प्रोग्रेशन कहना मुश्किल है, क्योंकि जो आपका सिम्टम है मोस्ट लाइकली निमोनिया की तरह है। तो पहले आप ये एंटीबायोटिक 2 वीक के लिए कंटिन्यू कर लें, और अगर उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं है तो डेफिनेटली फिर से रीवैल्यूएट करना होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर महेश जी का ही है जो FGFR3 के बारे में पूछ रहे थे, तो उनका ही है कि क्लिनिकल ट्रायल में है इसका कुछ। आर्डाफेटिनिब का क्लिनिकल ट्रायल राइट नाउ अभी इंडिया में किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये दवा मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, और तो ये अभी अवेलेबल हो गया है। आर्डाफेटिनिब का जेनरिक जरूर लॉन्च हो रहा है, तो उसके लिए आप ओपीडी में मिलते रहिए। जो उसका जेनरिक होपफुली आपको ऐसे नेटको शायद उसकी जेनरिक लेके आ रही है, तो इट कुड बी अवेलेबल मोस्ट लाइकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ब्रिजेश जी का। वो लिखते हैं कि जैसा कि मेरी पेशेंट है, उन पे कीमो और इम्योथेरेपी वर्क नहीं कर रहा है, रिकवरी नहीं हो रहा है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? ईमो अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका फिटनेस देखते हुए फिर नेक्स्ट लाइन थेरेपी प्लान करना होगा, या अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ टारगेटेड या मेट्रोनोमिक थेरेपी प्लान किया जाएगा। बट इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की फिटनेस कैसी है। सो ऐसे कि आप ओपीडी में एक बार मिलेंगे फिर से, और वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि वेदर पेशेंट फिट है या नहीं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, और उस हिसाब से नेक्स्ट लाइन कीमोथेरेपी या नेक्स्ट लाइन टारगेटेड या मेट्रोनोमिक थेरेपी प्लान किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है सर वेंकटा नारायण का। वो TMH ID है उनका 11F2025/4375। ये लिखते हैं कि मुझे बाइलोवेक्टोमी जून 25 में हुआ। जुलाई 25 में NSCLC से ओसिमेटेनिब 80 mg ले रहा हूँ। मुझे एक वीक से रोज एक बार ऐंठन हो रही है। इससे कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लीज बताइए। नहीं, एज सच इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ऐंठन हो रही है मोस्ट लाइकली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो आप बेस्ट है कि इलेक्ट्रल पाउडर ORS वगैरह कुछ ले सकते हैं जिसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बराबर रहे होती है। तो आप इसको लेके ट्राई करिए, इससे बेटर हो जाएगा। और साथ में कैल्शियम का एक टैबलेट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, CCM या कोई भी शेल्केल टैबलेट आप एक डेली ले लीजिए। इन दोनों से आपका ये प्रॉब्लम मोस्टली ठीक हो जाएगा। सर आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए, और थैंक यू। ओके। और मैं थैंक सर हम सभी अपने जितने भी लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन के सभी मेंबर की तरफ से आप दोनों ही डॉक्टर्स को, मैम को और आपको तहे दिल से आभार और शुक्रिया व्यक्त करते हैं कि आप अपने कीमती और बिजी बिजी शेड्यूल्स में से हम लोगों के लिए इतना समय निकालते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्रभात जी, एक सवाल और आया शायद, अगर ले लीजिए आप। ओके। एक ये निशांत का है कि पेमेट्रिक्सिड और लॉलाटिनिब चल रहा है राइट साइड एब्डोमेन में, मेफ्टल स्पास से रिलैक्स नहीं है तो दूसरा मेडिसिन। अगर मेफ्टल स्पास से रिलैक्स नहीं हो रहा है तो आप पैरासीटामोल या इटोरिकॉक्सिब दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो टेपेंटाडोल टेपल ER भी ट्राई कर सकते हैं। प्रदीप जी, अभी इसमें से कोई भी मेडिसिन आप ले लें, एक एक करके ऐड करिए अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो, और उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर स्कैन करके देखा जाएगा। ठीक है प्रभात जी, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं हम अपने सभी टीम के साथ, और जितने भी हमारे मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबके तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। थैंक अ, हमारे साथ अभी सुचि हैं, अशोक जी हैं। तो हम चाहेंगे कि सुचि एक बार हम लोग जो हम लोग का एक प्रोग्राम लंग कनेक्ट इंडिया फाउंडेशन का चल रहा है, बॉडी प्रोग्राम, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हुए, और अशोक जी को कहेंगे कि मुस्कुराते हुए आज आज के इस मीटिंग अगले मीटिंग के लिए हम लोग तैयार हों। सुचि, म्यूट है आपका। हेलो। हाँ, अब आ रहा है। हाँ। हेलो आप सभी को, मेरा नाम सुचिस्मिता है।
और मैं आप सभी की तरह एक लंग कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं यहाँ पर लंग कनेक्ट में कम्युनिकेशन का काम करती हूँ और बड़ी प्रोग्राम में भी थोड़ा सा हेल्प करती हूँ, क्योंकि जैसे आप सभी लोग हैं हम भी वैसे ही हैं। तो कुछ डॉक्टर जैसा हेल्प तो नहीं कर पाते हैं, बट जिस तरीके से हम अपने हिसाब से हेल्प कर सकते हैं लोगों को, हम वो करने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसे प्रभात जी ने बताया कि मैं बड़ी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ। हमारी ये जो बड़ी प्रोग्राम है इसमें हम लोग आप जैसे जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग वॉलेंटियर करने के लिए बोलते हैं कि जो नए पेशेंट्स आते हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पहले एक हफ्ता हमें कितनी टेंशन होती है, कितना दग दग होता है, क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत होता है पर हमें जवाब देने के वाला कोई नहीं होता। पर एक हफ्ता बाद वही सारे सवाल हमें छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हो गए होते हैं। तो ये बड़ी प्रोग्राम यही इमीडिएट हेल्प जो पेशेंट्स को चाहिए होता है या केयर गिवर को चाहिए होता है, इस वजह से बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सपीरियंस वॉलेंटियर के साथ नए पेशेंट को जोड़ते हैं, ताकि वो आपस में अपना बात कर सके, अपने पॉइंट्स रख सके, कुछ सवाल जो मन में होता है जो डॉक्टर को पूछना हो जाते हैं वो पूछ सके। मगर ये भी मेंशन कर दे कि हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आपको मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे सकते हैं। एंड बड़ी प्रोग्राम या लंग कनेक्ट के नाम पे अगर आपको कभी भी कोई भी कुछ भी पेमेंट या पैसों की बात करे तो प्लीज उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड मैं होप करूंगी कि सभी लोग बड़ी प्रोग्राम जिसको भी जरूरत होगी आप उसे रेफर करें, लोग गाइड करें, लोग जुड़े हमारे बड़ी प्रोग्राम से। एंड कई पेशेंट्स एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोग एज सपोर्टर हमें ज्वाइन करें, क्योंकि जब हम नए पेशेंट्स बुलाते हैं तो हमें सपोर्टर की भी जरूरत उतनी ही ज्यादा है। तो आप किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप इतना काफी है प्रभात जी। जी बिल्कुल। और क्या आपने आज आज का फोटो ले लिया कि फिर सबको बोलना पड़ेगा कि है अभी मतलब तो मैं सबसे अभी अनुरोध करता हूँ, जितने भी लोग अपना खिड़की नहीं खोले हैं यानी कि अपना वीडियो ऑन नहीं किए हैं, कृपया आप लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, जिससे कि सुष्मिता हम लोग को अपने यादों में कैप्चर कर लेंगी। अ, जिससे कि फिर और सब खिड़कियां खुली रहती हैं, सबका चेहरा एक दूसरे से हम लोग झांकते रहते हैं, तो एक दूसरे को पहचानने में जानने में दिक्कत नहीं होती है। कहीं मिलते हैं हम लोग तो आराम से, अरे हाँ हमारे साथ मतलब जुड़े हुए हैं ये। तो अब सबसे अनुरोध है कि एक बार सभी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, और हम लोग जो है एक सूची को जी, आप सभी को धन्यवाद। आप सबने हमारे कहने पर वीडियो ऑन किया, पर हम बहुत खुश होंगे अगर सारे वीडियोस ओपन होते तो, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग हमें पहचान लेते पर हम आपको नहीं पहचान पाते। तो इसकी इसका गिल्ट हमारा नहीं है, आप लोग कैमरा ओपन नहीं करते हैं। तो हाँ प्रभात जी, मैंने फोटो लिया है। हाँ ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और हमारे साथ अभी अंतिमा, उसके बाद रवि, रवि भी देख रहे हैं कि एकदम पूरा मुस्कुराते हुए एकदम यंग चैम्प। अशोक जी, आज हम चाहेंगे कि रवि कुछ मोटिवेट करते हुए आज का मीटिंग हम लोग को अगले मीटिंग के लिए ये करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रवि कुमार है और मुझे 24 साल की एज में कैंसर डायग्नोस हुआ। तो मेरा यही रहा कि मतलब बाकी सब भूल जाओ कि क्या होने वाला है का, बस आज को जीते चलिए। और यही है कि आज अगर सही हुआ तो कल भी सही होगा। खुश रहिए, यही कहेंगे हम। चलिए पंचलाइन रवि ने दिया कि जो है सब सही है, बस उसको हम लोग को जीते जाना है। अ, हमको लगता है अंबर जी आज का हम लोग अगले मीटिंग के लिए जो है आज हम लोग थोड़ा सा विराम ले अब।
और सबसे अनुरोध है कि अगला मीटिंग में जो भी हैं वो अगले मीटिंग में जिनका सवाल रह गया है, जो नहीं पूछ पाए हैं, वो अगले मीटिंग में अगले चैप्टर में जो है वो जरूर जुड़ के अपने सवालों का जवाब डॉक्टर से ले ले। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और डॉक्टरों का धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए आज के अगले मीटिंग में जाने के लिए आज की इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है रवि? एग्जाम की तैयारी, एग्जाम एग्जाम होना है बड़ा, मतलब एक होता है टेंशन ऐसा लग रहा है थोड़ा। किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे तुम? अभी बीपीएससी का हो रहा है ना, एडीओ वाला। अच्छा अच्छा, हाँ। और अंतिमा, तुम भाई यूपी बिहार का मीटिंग है, तुम लोग बोला करो थोड़ा बाद में, मतलब हाँ उसको यूटिलाइज कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म को। जैसे कोई एक कॉमन मैसेज है जो पेशेंट्स को वहाँ देना है आपके अपने काम से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ों ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके सबसे बात कर सकते हो। मतलब सबसे इन द सेंस जितने लोग प्रेजेंट हैं उतने लोगों से तो बोल ही सकते हो अगर कुछ है तो। तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ना, थोड़ा यूज़ कर लिया करो। जी, जैसा कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे, ये हमारा लर्न कनेक्ट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग चलती है, हर महीने होता है। तो आप लोग को हम लोग इसलिए इसमें ऐड करते हैं कि ट्रीटमेंट को लेके जो भी बेसिक चीजें होती है उस टॉपिक पे डॉक्टर इसमें मीटिंग करते हैं। और आप लोग को कोई भी सवाल रहे ट्रीटमेंट को लेके बेसिक चीजें, तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो एक एक जन तो बोल के अपना सवाल तो नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास समय तो बहुत कम रहता है। तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, और सर जो जुड़ के चलो प्रभात जी, मैसेज। हाँ तो आप एक ऑफिशियल ख़त्म करते हैं मीटिंग को। थैंक यू अंतिमा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ऐसे आप अगर इस मीटिंग में दिखोगे तो ऑब्वियसली आप उनको इन पर्सन भी मिल रहे हो ना वहाँ पे, तो वो यस सर। कनेक्टिविटी बेटर होती है कि वो आपको ही देख रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में देखा उसी को मीटिंग में देख रहे हैं। सो एनीवे, जी, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। मीटिंग बंद कहाँ से होती है?